डीपीपी सीरीज को करते हैं कंटिन्यू और आज सीखते हैं क्वांटम केमिस्ट्री की 6 डीपीपी को, जिसमें करेंगे हम डिस्कस स्फेरिकल रिजिड रोटर को, रिंग मॉडल को, उनके एनर्जी लेवल्स को, डीजेनरेसी को, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं एंड वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई अदर टॉपिक पढ़ना है तो उनका लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आरजे अकेडमी। आई होप आप डीपीपी सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज सीखते हैं क्वांटम केमिस्ट्री की 6 डीपीपी को, जो रिलेटेड है लेक्चर नंबर 31 टू लेक्चर नंबर 35 तक। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर वीडियोस को देख कर आएँ, वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, the J is equals to 1 to J is equals to 2 pure rotational transistance of 12C16O occurs at 230.538 GHz. 1 GHz is equals to 10 to the power 9 Hz. Find the distance in this molecule. अब CO कोई मॉलिक्यूल दे रखा है आपको, वो J is equals to 1 स्टेट पर 230.538 GHz की फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है एंड एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांजिस्टेंस शो करता है J is equals to 2 स्टेट पर। अब आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। इसे कैसे करोगे? ये क्वेश्चन जो है आपका ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, बट हमें पता है वो क्वांटम केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है, तो उसका यूज़ कर हम इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर उसने डिस्टेंस की बात की है, यानी कि आर की बात किया। अब स्फेरिकल हार्मोनिक मॉडल यूज़ करना है या रिंग मॉडल यूज़ करना है? देखो डिस्टेंस है तो इसका मतलब आर वेरी कर रहा होगा, तो रिंग मॉडल में तो आर कांस्टेंट होता है, तो रिंग मॉडल यूज़ हम नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्फेरिक हार्मोनिक का। तो उसके लिए एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है E = BJ × J+1। तो J = 1 स्टेट के लिए एनर्जी निकालेंगे, E1 = B × 1 × 1 + 1, वो आएगी 2B। अब J = 2 स्टेट के लिए एनर्जी निकल कर आएगी B × 2 × 2 + 1 = 6B। अब यहाँ पर B क्या है? देखो जो आपका B है ये है रोटेशनल कांस्टेंट। अब इस रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? h²/8π²I, जहाँ पर I आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रख दें तो ये क्या बनता है? h²/8π²μr²। अब एनर्जी का डिफरेंस देखो, एनर्जी का डिफरेंस यानी कि डेल ई क्या होगा? E2 - E1, ये हो जाएगा 6B - 2B के इक्वल। डेल ई की वैल्यू हम लिख सकते हैं hν, ये इज इक्वल टू आ रहा है 4B के। अब ये जो B की वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर दो तो hν इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 4h²/8π²μr²। देखो इस h से तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, तो न्यू इज इक्वल टू h/2π²μr²। h की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू हमें पता है, इस म्यू को हमें कैलकुलेट करना है। इस r² को ले जाओ वहाँ और न्यू को ले आओ यहाँ, तो r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/2π²μ × न्यू। अब इन सब की अगर वैल्यूज़ को पुट कर दें, वैल्यूज़ पुट करने के बाद अगर उसे हम स्क्वायर रूट कर देंगे उसका, तो आर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो म्यू कैलकुलेट करते हैं। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? m1m2/m1 + m2। अब देखो क्वेश्चन में गिवन था 12C16O, तो आपकी m1 की वैल्यू हो गई 12, m2 की वैल्यू हो गई 16। तो इन वैल्यूज़ को पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे 12 × 16/12 + 16, ये वैल्यू निकल कर आएगी 6.85। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। पुट करने के बाद आप इसका स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट करने के बाद आर की वैल्यू निकल कर आएगी 1.13 × 10⁻⁻10 मीटर। सो योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस RMP ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन दैट द फंक्शन इज नॉर्मलाइज। अब हाइड्रोजन एटम के लिए आपको ग्राउंड स्टेट के फंक्शन के लिए मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस निकालना है और फंक्शन आपका ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है। सबसे पहली बात, आपका मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस होता है आपका द डिस्टेंस एट विच फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हमने फाइंड आउट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी जिस डिस्टेंस पे, उसे हम बोलेंगे RMP। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमें पता है हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। रेडियल पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं PR dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देते हैं r² इंटू में d2। अब ये d2 आपका होता है वॉल्यूम एलिमेंट। अब r² यहाँ पर आपका क्या बताता है? ये बताता है रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को। तो इसके लिए d2 की वैल्यू क्या होती है? r² इंटू dr। तो PR dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ r² इंटू r² इंटू dr। अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे?
इसके लिए हम यूज़ करते हैं RDF का। RDF हमारा क्या होता है, रेडियल डिसइंटीग्रेशन फैक्टर, यानी कि इसका डिसइंटीग्रेशन करेंगे। डिसइंटीग्रेशन करने के बाद ये आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में डी आर। अब इस आर स्क्वायर को हम बोल दें R10, क्योंकि हमें हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना है। अब ग्राउंड स्टेट के लिए R10 का फंक्शन हमें पता है क्या होता है। R10 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 2/A0 रेज़ टू द पावर 3/2 इंटू E रेज़ टू द पावर -R/A0। इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आएगी। अब PR, यहाँ पर DR भी आएगा। PR DR आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर है। R10 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हमें निकालना है RMP। RMP कैसे निकालेंगे, ये जो डेंसिटी है इस डेंसिटी पर अप्लाई करेंगे हम मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन, यानी इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन और इक्वल कर देंगे 0 के। इसके ऊपर हम लगाते हैं मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन। जब डिफरेंशिएशन करोगे PR = 0 रखते हो तो ये वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करनी है। ये आर स्क्वायर क्या आएगा आपका, आर स्क्वायर इंटू में R10 के स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, क्या आएगी 4/A0 रेज़ टू द पावर 3 इंटू E रेज़ टू द पावर -2R/A0। अब इसे आपको यहाँ पर पुट करना है। अब ये 4/A0 रेज़ टू द पावर 3 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन करना है आपको आर स्क्वायर का और E रेज़ टू द पावर -2R/A0। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। यूवी रूल अप्लाई करेंगे। यूवी रूल अप्लाई किस तरीके से करते हैं हमें पता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जब इसका डिफरेंशिएशन करके आप सोल्व करोगे तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आपको मिलेगी। अब ये 4/A0³ आपका कांस्टेंट है, यहाँ जाके ये 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कॉमन आपका आ रहा है 2R E रेज़ टू द पावर -2R/A0। तो अंदर आपका क्या बचा, -R/A0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब याद दो ये आपका पार्ट 0 के इक्वल हो सकता है, ये वाला। इसे चेक करते हैं, ये कब 0 होगा। देखो R इज इक्वल्स टू 0 के लिए 0 होगा, लेकिन ये तो हमारी बाउंड्री कंडीशन है। अब E रेज़ टू द पावर -2R/A0 कब 0 होगा, ये इन्फिनिटी पर 0 होगा, ये भी हमारी बाउंड्री कंडीशन है। यानी इसे तो हम नहीं मान सकते RMP। अब कैलकुलेट करते हैं इसके लिए। इसके लिए देखते हैं, इसके लिए चेक करेंगे तो -R/A0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, R की वैल्यू हमें देगा A0। हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट के लिए RMP आपकी वैल्यू आएगी A0। ठीक है, योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल इज 28 h²/I। डीजनरेसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल इज। यहाँ पर रोटेटिंग पार्टिकल दे दिया, उसने बताया नहीं है स्फेरिकल हार्मोनिक की बात करें हम यहाँ पर या फिर रिंग मॉडल की। अब जब हमें मेंशन नहीं होगा तब हम स्फेरिकल हार्मोनिक लेकर चलेंगे एंड उसके लिए एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू BJ इंटू J+1। अब B की वैल्यू पुट कर देते हैं, वहाँ पर B की वैल्यू पुट कर देंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, h²/2I इंटू J इंटू J+1। आपको वैल्यू कितनी गिवन है, 28 h²/I। इसे इक्वल रखो h²/2I इंटू J इंटू J+1 के। h² से h² कैंसिल हो जाएगा, I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 चला जाएगा वहाँ पर। 28 इंटू 2 इज इक्वल्स टू इस J को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो J² प्लस J ये बन जाएगा। अब इसे सोल्व करोगे तो ये इस तरीके की इक्वेशन बनेगी। ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसके लिए हमारे को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इसके फैक्टर्स बनकर आएंगे 7 एंड -8। अब देखो -8 तो नहीं हो सकता क्योंकि स्टेट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, तो J की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आई 7। डीजनरेसी का फॉर्मूला क्या होता है, 2J + 1 होता है, ये होता है स्फेरिकल हार्मोनिक के लिए। तो पुट कर दो J की वैल्यू 2 × 7 + 1 तो ये 15 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The probability corresponding to J is equals to 0 state is 0.1, J is equals to 1 state is 0.6, J is equals to 2 state is 0.3, then average value of energy। आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है एनर्जी की और हर एक स्टेट के रिस्पेक्ट में आपको उसने प्रोबेबिलिटी दे दिया। तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल होता है समीशन ऑफ PI इंटू में EI। PI वहाँ बताता है प्रोबेबिलिटी को, EI आपको बताता है हर एक आपका एनर्जी का जो लेवल है। अब देखो इस PI EI को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेना P0 E0 प्लस, तो P0 E0 प्लस P1 E1 प्लस P2 E2 प्लस P3 E3 एंड सो ऑन। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी तो है लेकिन हमारे पास हर एक स्टेट के रिस्पेक्ट में एनर्जी तो नहीं है ना, तो उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि उसने हमें J की वैल्यूज दे रखी है हर एक स्टेट के रिस्पेक्ट में। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू BJ इंटू J+1। तो जब हम J इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो E0 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 0। J इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो E1 की वैल्यू निकल कर आएगी 2B
एंड जे इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो E2 की वैल्यू निकल कर आएगी 6p। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी है एंड एनर्जी भी है, तो इन्हें पुट करते हैं एंड ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.1 इंटू 0 प्लस 0.6 इंटू 2b प्लस 0.3 इंटू 6b। जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास एवरेज वैल्यू निकल कर आएगी 3.0b। योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेव फंक्शन साई इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन phi1 एंड phi2 एज गिवन बिलो। ये आपको कोई वेव फंक्शन दे रखा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन स्टेट 1 इज, अब स्टेट 1 के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसे सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का उसका फॉर्मूला क्या होता है, phi इज इक्वल्स टू C1 psi1 प्लस C2 phi2 प्लस C3 phi3। ये C1 C2 C3 हमारे क्या है, ये कॉन्स्टेंट होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालेंगे, देखो P1 इज इक्वल्स होता है C1 इंटू में C1 का कॉन्जुगेट। अगर रियल पार्ट है तो हम लिख सकते हैं C1 इंटू C1 दैट इज इक्वल्स टू C1 स्क्वायर। सिमिलरली P2 हो जाएगा C2 स्क्वायर, P3 हो जाएगा C3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हमें निकालना है P1 के लिए, तो देखो P1 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, C1 इंटू यहाँ पर C1 स्टार भी आएगा, तो यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट है C1 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो आपका फर्स्ट कांस्टेंट क्या है, C1 की वैल्यू है 1/√2। इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आई 1/2, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई फर्स्ट स्टेट के लिए 1/2। योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डिनोटेड बाय psi NLM वेयर NLM आर रिस्पेक्टिवली प्रिंसिपल ऑर्बिटल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। नाउ कंसिडर द इलेक्ट्रॉन इन मिक्स स्टेट। मिक्स स्टेट में आपको ये कोई इलेक्ट्रॉन दे रही है। एक्सपेक्टेशन एवरेज वैल्यू ऑफ E इन अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। अब आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है एनर्जी की हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आपको कोई फंक्शन दे दिया। अब देखो इस फंक्शन को, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हम। ये हमारा फर्स्ट कांस्टेंट हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन के रिस्पेक्ट में, ये सेकंड कांस्टेंट है, ये थर्ड कांस्टेंट है। सबसे पहले तो चेक करेंगे ये मिक्स फॉर्म में जो हमें फंक्शन दे रखा है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। अगर नॉर्मलाइज नहीं होगा तो उसे नॉर्मलाइज करेंगे। अब ये phi100 हमें क्या बता रहे हैं, सॉरी psi100 हमें n, l और m की वैल्यूज़ बता रही हैं। ठीक है, यहाँ पर होगी n की वैल्यू आपकी 1, l की 0 एंड m की 0। सिमिलरली यहाँ पर n की 2 है, l की 1 है, m की 0 है, यहाँ पर n की 3 है, l की 2 है एंड m की -2 है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो सबसे पहले चेक करते हैं कि नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। तो इनके कांस्टेंट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, इक्वल टू 1 रखेंगे। सो 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे सोल्व करोगे तो आपका ये निकल कर आएगा। इसे ऐड करोगे तो 9/9 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड है। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं, समीशन ऑफ PI P1E1 प्लस P2E2 प्लस P3E3। इसे हम अगर खोल के लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। P1 हमने थोड़ी देर पहले ही बोला था, P1 क्या होता है, इक्वल होता है C1 स्क्वायर इंटू E1 हो जाएगा प्लस C2 स्क्वायर इंटू E2 प्लस C3 स्क्वायर इंटू E3। अब ये आप एनर्जी कैसे निकालोगे, देखो हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z की वैल्यू आप 1 पुट कर दो एंड n की वैल्यू आपको उसने वहाँ पर दे रखी थी। फर्स्ट फंक्शन के रिस्पेक्ट में n की वैल्यू 1 थी, सेकंड के रिस्पेक्ट में n की वैल्यू 2 थी एंड थर्ड के रिस्पेक्ट में 3 थी। अब यहीं पर इन्हें पुट करेंगे एंड जो आपका गिवन प्रोबेबिलिटी है वो हम फाइंड आउट करेंगे कॉन्स्टेंट का स्क्वायर करके, उसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे एंड हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट में आ जाएगी। चलो सोल्व करते हैं इसे। C1 का स्क्वायर आपको होगा 1/3 का स्क्वायर, E1 हो जाएगा -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर आप C2 स्क्वायर करोगे एंड यहाँ पर n की वैल्यू 2 करना पुट। सिमिलरली यहाँ C3 स्क्वायर एंड यहाँ n की वैल्यू 3 पुट करना। अब जैसे ही पुट कर इसको ओवरऑल आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकल कर आएगी -3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो योर ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If psi x is equals to 3/5 phi1x plus 4/5 phi2x, where phi1x and phi2x are eigenfunctions with corresponding energy eigenvalue are -1 electron volt and -2 electron volt respectively, the energy of the particle in state psi x is। अब आपको psi x के लिए एनर्जी निकालनी है, जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था एग्जैक्ट उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर आपको phi1 आपका आइगन फंक्शन है एंड उसके रिस्पेक्ट में एनर्जी दे दी है, वहाँ पर हमने कैलकुलेट करी थी, यहाँ पर हमें डायरेक्ट दे रखी है। तो सबसे पहले चेक हम कर लेंगे ये जो फंक्शन गिवन है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। चेक करते हैं। देखो C1 हमारा कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू है 3/5
प्लस C2 हमारा जो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 4/5। तो चेक करने के लिए C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करेंगे। 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो 9/25 प्लस 16/25 इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 25/25 इज इक्वल टू 1। सो 1 इज इक्वल टू 1, योर गिवन फंक्शन इज नॉर्मलाइज। तो फंक्शन तो नॉर्मलाइज है। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता ही है, वो क्या होता है, E इज इक्वल टू समीशन ऑफ PI। सो इसे हम खोल के लिख सकते हैं P1 E1 प्लस P2 E2। P1 को क्या लिख सकते हैं, C1 स्क्वायर E1 प्लस C2 स्क्वायर इंटू E2। अब C1 स्क्वायर थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था 9/25 इंटू यहाँ पर E1 की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस 16/25 ये C2 स्क्वायर की वैल्यू है, एंड इंटू में E2 आपको गिवन है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे जैसे ही मल्टीप्लाई करके आप ऐड करोगे ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकल कर आएगी -41/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो योर ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड डायटोमिक रोटेटिंग मॉलिक्यूल से HCl इन द सेकेंड रोटेशनल एनर्जी लेवल, कंपेयर इट विद एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल। तो आपको कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल दे रखा है, इसके लिए आपको क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है और उसके बाद कंपेयर करना है कि जो उसकी जो वैल्यू आ रही है क्या वो 2p के एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है या नहीं। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमें L स्क्वायर का फॉर्मूला बता है रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के, वो क्या होता है J इंटू J+1 H कट स्क्वायर, जहाँ पर J की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर ना उसने दिया है आपको J जो है आपका, J की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे, उसने बोला है एनर्जी लेवल है ना आपका सेकेंड रोटेशनल एनर्जी लेवल है। तो सेकेंड रोटेशनल एनर्जी लेवल इसका मतलब J इज इक्वल टू 0 है, ये तो आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा। क्यों, क्योंकि J इज इक्वल टू 0 पे आप एनर्जी कैसे निकालोगे, इसकी एनर्जी आपकी निकल कर आएगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू BJ इंटू J+1, यही होता है। तो यहाँ पर जब J आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पर आपकी एनर्जी निकल कर आएगी 0। जब J इज इक्वल टू 1 पुट करते हो यहाँ एनर्जी निकल कर आएगी 2B। तो ये आपकी होगी सेकेंड एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर आपकी J की वैल्यू आई 1। तो J की वैल्यू जैसे ही सेकेंड रोटेटिंग स्टेट के लिए J की वैल्यू 1 होती है, इसे पुट करोगे J की जगह यहाँ पुट कर देना। L स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 + 1 H कट स्क्वायर होगा। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 2H स्क्वायर, H कट स्क्वायर, L की वैल्यू क्या हो जाएगी √2H कट। H कट को हम सोल्व करके लिख देंगे, वो क्या है H/2π। तो पाई की वैल्यू पुट करके √2 इंटू 6.626 इंटू 10⁻34 वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, अपॉन में 2 इंटू 3.14। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.49 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब हम चेक करते हैं कि 2p के लिए की क्या सेम आ रही है, नहीं तो 2p गिवन है, यानी कि आपको L की वैल्यू गिवन है 1। तो ऑर्बिटल के लिए हमारे को एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला पता है, वो होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू L इंटू L+1 H कट स्क्वायर। तो L की वैल्यू पुट कर दो 1 इंटू 1 + 1 H कट स्क्वायर। तो L की वैल्यू आ गई √2 H कट, सिमिलर जो ऊपर थी वही आई है। तो इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करोगे, ये भी निकल कर आएगी 1.49 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सो योर ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An electron rotates in circular orbit of radius 0.5 angstrom. Second energy level and degeneracy for that is. आपको सेकेंड एनर्जी लेवल निकालना है और degeneracy निकालनी है। तो n इज इक्वल्स टू 2 है, सेकेंड एनर्जी लेवल, इसका मतलब है n इज इक्वल्स टू 2 आपको दे रखा है। और degeneracy कैसे निकालोगे, देखो E इज इक्वल्स टू होता है mz स्क्वायर इंटू H कट स्क्वायर अपॉन 2i। ये होता है रिंग मॉडल के लिए। एक्चुअली ये m स्क्वायर H कट स्क्वायर अपॉन 2i होता है। इसे मैंने mz इसलिए लिखा है क्योंकि i हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर H कट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू mr स्क्वायर। तो ये m और इस m के बीच डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर मैंने z लिख दिया है। सो ये हो जाएगा आपका mz स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 8π स्क्वायर mr स्क्वायर। यहाँ H कट स्क्वायर की ही वैल्यू सोल्व कर लिख दी है, जो होती है H/2π। तो सोल्व करोगे तो ये आएगा। अब r की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रॉम, वो हो जाएगी 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर। मास इलेक्ट्रॉन का हमें पता है क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू होती है n-1, यानी 2 - 1 इज इक्वल टू 1। mz हो जाएगा आपका -L/L, यानी कि -1 to 1। तो mz की वैल्यू आई -101। तो एनर्जी आप -1 के लिए निकालो। जब mz की वैल्यू -1 होगी तो एनर्जी क्या होगी -1 का स्क्वायर, एस स्क्वायर हो जाएगा। एस स्क्वायर यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखो अपॉन 8 इंटू पाई का स्क्वायर करेंगे, इंटू में हमारी हो गई इलेक्ट्रॉन का मास की वैल्यू हो गई, इंटू में आर स्क्वायर है 0.5 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर है। जब इसे ओवरऑल सोल्व करोगे तो एनर्जी निकल कर आएगी 8.84 इंटू 10⁻17 जूल।
जब mz 0 होगा तब आपकी एनर्जी की वैल्यू 0 निकल कर आएगी। mz इज इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट करोगे तो सेम इसकी वैल्यू वही निकल कर आएगी जो आपकी 1 के लिए थी, तो यानी -1 के लिए थी, यानी कि +1 और -1 के लिए आपकी एनर्जी सेम है, तो डीजनरेसी आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये यहाँ पर तो मैंने पूरा ओवरऑल सोल्व कर कर दिखाया है, बट आपको एग्जाम में सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कि जो हमारा रिंग मॉडल होता है उसके लिए सिर्फ हमारी जो ग्राउंड स्टेट होता है उसके लिए जी की वैल्यू 1 होती है, बाकी सारी जो स्टेट्स होती हैं वो डबली डीजनरेट होती हैं, उनके लिए जी की वैल्यू हमारी 2 होती है। सो योर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन एटम इज इन द स्टेट, ये कोई आपको स्टेट दे रखी है हाइड्रोजन एटम की, वेयर NLM आर रिस्पेक्टिवली प्रिंसिपल ऑर्बिटल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, द एवरेज वैल्यू ऑफ L स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग टू फंक्शन साई इज। साई के लिए आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। देखो ये आपको जो साई1 है उसके लिए फर्स्ट कांस्टेंट दे रखा है, C1 की वैल्यू है। सिमिलरली इसके लिए C2 की वैल्यू है, एंड ये आपका जो थर्ड फंक्शन है इसके लिए C3 की वैल्यू है। तो चेक करते हैं सबसे पहले जो फंक्शन आपको दे रखा है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। तो नॉर्मलाइज चेक करने के लिए क्या करेंगे, सभी कांस्टेंट जो गिवन है इनका स्क्वायर करके इसे 1 के इक्वल पुट कर देंगे। तो करके देखते हैं। सो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो √8/21 का स्क्वायर प्लस √3/7 का स्क्वायर प्लस √4/21 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका निकल कर आएगा 8/21 प्लस 3/7 प्लस 4/21 इज इक्वल टू 1। जैसे ही आप इसे LCM लेके सोल्व करोगे तो ये आपका 1 के इक्वल आएगा। तो आपको जो फंक्शन दे रखा है वो नॉर्मलाइज है। अब आपको L स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, इसे लिख लेना, L स्क्वायर आएगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, अब आप प्रोबेबिलिटी तो फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों, C1 का स्क्वायर वही हमारा हर एक के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू C1 स्क्वायर हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर हो जाएगा, P3 इज इक्वल टू C3 स्क्वायर हो जाएगा। बट हम L की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो L की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एंगुलर मोमेंटम देखो कैसे निकालोगे आप, हर एक के रिस्पेक्ट में, हर एक जो आपको स्टेट दे रखी है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर लिख लो L स्क्वायर। तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आप लगा लो C1 स्क्वायर, यहाँ पर पुट करोगे L इंटू L+1 H कट स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर L इंटू L+1 H कट स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इंटू L+1 H कट स्क्वायर। तो इसके लिए L की वैल्यू यहाँ पर जाओ, ये जो आपको फंक्शन दे रखा है इसके अंदर देखो, ये NLM की वैल्यू है, यहाँ पर L की वैल्यू है 0, इसके लिए L की वैल्यू है 1 एंड इसके लिए L की वैल्यू है 2। अब इन्हीं को आपने यहाँ पर पुट करना है। तो पुट करोगे, देखो C1 स्क्वायर की आपकी वैल्यू आती है 8/21, दैट इज इंटू में आप लिखोगे 0 इंटू 0+1 इंटू H कट स्क्वायर प्लस 3/7 1 इंटू 1+1 H कट स्क्वायर प्लस 4/21 2 इंटू 2+1 H कट स्क्वायर। जब इसे आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद ये आएगा 3/7 इंटू 2 H कट स्क्वायर प्लस 4/21 इंटू 6 H कट स्क्वायर। इसे ओवरऑल सोल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा 42/21 H कट स्क्वायर, यानी कि आपका आ जाएगा 2 H कट स्क्वायर। यहाँ पर L स्क्वायर लिख लेना। तो जो आपको ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, चेक कर लो ऑप्शन ए, यही है टू H कट स्क्वायर। तो योर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आपकी 6 TPP यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलना। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुश रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और अगर चैनल के ऊपर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है। साथ में आप RJ अकेडमी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, हमारे सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, कोई भी डाउट अगर आपको है या फिर कोई भी क्वेरी आपकी है एग्जाम में, किस तरीके से आपको एग्जाम्स को अच्छे से हैंडल करना है, तो आप अपने डाउट्स को वहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। राइट, तो नेक्स्ट DPP देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, और चैनल्स के वीडियो देखने के लिए भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। राइट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।